नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और ये वो शो है जहां आपको वो बातें हम बताते हैं जो आपको कहीं और कोई नहीं बताता, यानी अंदर की बातें, वो भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपके साथ हम शेयर करते हैं। और बातें होती हैं दिल्ली के पावर कॉरिडोर की, सत्ता के गलियारों की बातें होती हैं, क्या चल रहा है इस वक्त चुनाव के बीच में, तमाम पार्टियों के बीच में। हम आपको ये बताते हैं, हम आपको ये भी बताते हैं स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है, किसके चुनाव लड़ने का क्या तरीका है, कौन तय करता है, कौन किसकी स्क्रिप्ट लिखता है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे खुल के। और आज हमारे जो टॉपिक हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, मोदी जी। टॉपिक बहुत चुनौती भरा है भाई। मोदी जी के बारे में अंदर की बातें निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज आपको हम बताएंगे कुछ ऐसी बातें। बस आप अभी देख रहे होंगे कि अचानक से चुनाव में गर्मी आ गई, अचानक से मोदी जी अचानक अग्रेसिव हो गए। उनके भाषण आप देखिए कि मैंने 90 सेकंड का भाषण दिया और इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। जो बातें उन्होंने कही कि राहुल गांधी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो कह रहा है ये संपत्ति आपकी छीन करके बांट देंगे और किस में बांट देंगे, सारी बातें उन्होंने बड़े खुल्लम खुल्ला कही उन्होंने। तो आज भी हम आपको खुल्लम खुल्ला बताएंगे कि आखिर ये चेंज क्यों है, अचानक ये सब कुछ आपको चुनाव में क्यों देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी का इलेक्शन लड़ने का तरीका क्या है, वो तय करते हैं और नीचे सबको बताते हैं, या उनकी कोई टीम है जो इश्यूज तय करती है? उनके भाषण कौन लिखता है? प्रधानमंत्री का उसमें इनपुट होता है क्या, या जो उनको लिख के दिया जाता है, जो उनकी टीम तैयार करती है, प्रधानमंत्री उससे सहमत हो जाते हैं? भैया मनमोहन सिंह से भी वो पढ़वा ही दिया गया था ना भाषण की, मुसलमानों का भारत की संपदा पर पहला हक है। शायद उनको, अगर उनको लगता होगा ये ठीक नहीं भी है तो वो नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन जो लिखा गया उन्होंने पढ़ दिया। अब मोदी जी के साथ तो ऐसा नहीं है। तो आज नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ने का तरीका क्या होता है, और ये पिछले 25-30 सालों से, बल्कि उससे ज्यादा, जब से वो चुनाव लड़वा रहे हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, जब से लड़वा रहे हैं, तब से क्या सिलसिला चला, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान है दीपक चौरसिया साहब। बहुत स्वागत सर एक बार फिर आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, जो अंदर की खबरों की खान है, आज आपके सामने अपना खजाना खोलेंगे खबरों का। लेकिन टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है आज का। अब आपके सामने चुनौतियां हम रखते रहते हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा बताना जो व्यूअर्स नहीं जानते, ये मुझे लगता है सबसे टफ काम है आज हिंदुस्तान में। निश्चित तौर पर सौरभ, जो काम करने का उनका तरीका है वो तरीका इसी प्रकार का है कि वही चीज़ बाहर जाए जिसे बाहर भेजना है। हाँ, वो हर लेवल पे वो होता है वो, और आपको वो बताना है जो बाहर वो नहीं भेजते। निश्चित तौर पर संघर्ष होता है, लेकिन ये जो काम करने का तरीका है सौरभ, इसका अगर ब्राइट एस्पेक्ट आप देखें, बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे निगेटिव के तौर पे दिखाएंगे कि ऐसा कैसे, लेकिन ब्राइट एस्पेक्ट एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। सरकार के हिसाब से समझिए कि पहले ऐसा होता था कि जब कैबिनेट की बैठक होती थी तो कैबिनेट की बैठक से 2 दिन पहले एजेंडा पता होता था, बाकायदा एजेंडा की कॉपी आदमी देखता था कि हाँ पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। और अब कैबिनेट की बैठक से शुरू होने से पहले कई केसेस में मंत्रियों को भी नहीं पता कि कैबिनेट की बैठक में क्या आने वाला। अब सरकार के लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कैबिनेट की चीज़ें बाहर आ रही हों तो उस सरकार के लिए ये कितना शर्मनाक होता था कि कैसे ऐसा संभव हो सकता है कि इतनी संवेदनशील कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिस पर डिसीजन लेनी हो और बाहर पहले लोगों को पता हो। अब उसमें एकदम से सिक्रेसी रहती है और वहीं पे पता चलता है। तो जो पीएम का काम करने का तरीका है वो तरीका ऐसा नहीं है कि सरकार में, वो हर लेवल पे यही होता है और वही चीज बाहर आती है जो उनको बाहर लानी होती है। अब सरकार या कैबिनेट की बातें बाहर आना, तो ये तो पहले क्योंकि होता रहा, इन 10 सालों में नहीं हुआ, पहले तो खूब होता था। लेकिन मोदी सरकार में सरकार की बात तो छोड़िए, चुनाव के बीच में इलेक्शन स्ट्रेटेजी बाहर निकाल लेना, ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपसे आज यही पूछने जा रहा हूं। पहले आप देखिए साहब, मतलब दिल्ली में तो आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया अचानक से, वरना जहाँ जहाँ मोदी जी के दौरे लग रहे हैं 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है सर। सुबह 10:30 बजे तक तो वो मुझे लगता है ग्राउंड पर होते हैं, हेलीकॉप्टर का पूरा चक्कर लगा करके, और उनका दिन कितने बजे शुरू होता होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी खुद तो कर ही रहे हैं, सबके नट बोल्ट भी कस दिए पूरी पार्टी के अचानक से। सबसे बड़ा काम सर वहाँ पे यही रहता है कि वो इतने हार्ड टास्क मास्टर हैं ना, कि आप चाहे वो पार्टी संगठन के काम करने वाले व्यक्ति हों या मंत्री हों, जब आप उनसे मिलने जाते हैं और कुछ अचीवमेंट लेके जाते हैं कि ये काम मैंने बड़ा अच्छा कर दिया और ये पीएम साहब को बताने जा रहे हैं, उन्होंने अगर रिपोर्ट कार्ड मांगा है, तो अब वो जब बाहर निकल रहे होते हैं वही व्यक्ति तो एकदम दबाव में निकल रहे होते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखा है वो सब पे उसी रूप में लागू होता है। आप 4 चीज़ बताएंगे, उसके बाद वो 8 चीज़ और पूछ देते हैं कि इसको ऐसे किया जा सकता था, इसको ऐसे किया जा सकता था। कई सारे मंत्रियों का ये कहना था, एक तो बहुत नामचीन मंत्री हैं, वो बड़ा खुश होके गए थे कि ये रिपोर्ट कार्ड मैं उनको देने जा रहा हूँ, वो अंदर से निकले थे एकदम डिप्रेशन में आके निकले थे क्योंकि उनको बताया पीएम साहब ने कि अगर आपने इसको इस तरीके से किया होता तो ये और ज़्यादा बड़ा हो सकता था, जो आगे आप कीजिएगा। तो चुनाव के समय भी आप समझ सकते हैं कि एक एक नट बोल्ट अपनी इलेक्शन टीम का क्या हाल करते होंगे बुरी तरह से। और जो काम करने का तरीका है, जैसे उनके जो लोग हैं सौरभ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 24/7 उनकी एक्टिविटी रहती है। जैसे जिन लोगों से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अगर रात में 1 बजे भी हम उन्हें कुछ मैसेज डालें
कुछ जवाब आ जानना जाता है। चाहें तो तुरंत रिस्पॉन्ड आता है, और सुबह 6 बजे भी अगर हमको कुछ भेज रहे हैं तो ये सच बात है कि कुछ वॉर रूम बने होते हैं, स्ट्रेटेजी रूम बने होते हैं, जैसा हम लोग अक्सर देखते हैं? निश्चित तौर पे काम करने का तरीका उसी रूप में होता है कि आपके पास स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए। जैसे आज एक वॉर रूम में मैं बैठा था, उसके पीछे जितनी सारी चीज़ें उन लोगों के पास थी, उससे ये समझ में आ रहा था कि किस तरह से ये लोग काम, वो अलग अलग टीम, हाँ। वो अलग कि जैसे एक सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वैसा दिखेगा, दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो आपको कॉल सेंटर का अनुभव होगा, तीसरे सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मैप दिखेंगे, मैप और उसके अलग अलग कलरिंग, एक एक जोन, एक एक पॉकेट, तो सब कुछ पता होता है कि कहाँ और ये हमें किससे क्या बात कर रहे करना होते हैं ये लोग? अपने मतलब कैंडिडेट से बात कर रहे होते हैं? हर, जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग सेक्शन होता है, तो किस सेक्शन में आप हैं, वहां पे गए हुए हैं, वो किससे बात कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उस कंस्टिट्यूंसी में उस कैंडिडेट को नहीं पता होता है कि हमारी कंस्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है और यहाँ से इंस्ट्रक्शन। लेकिन कोई सेंट्रल वॉर रूम है कोई एक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन हेड करता है वो, उसको? और किस सेक्शन में आप हैं उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे कैंपेन वगैरह को लेकर अभी सबसे ज्यादा चुनाव समय समझा जा सकता है तो अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े, ओके, ये 2 लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये की पर्सन है, और इनके नीचे पूरा, और ये पीएम को काम रिपोर्ट कर करते रहा हैं था। सीधे? सीधे। अच्छा, ठीक है। अब ये बात सही है कि अचानक मोदी जी पे हम कुछ एग्रेशन देख रहे हैं? और बिल्कुल नहीं सर, देखने को लग सकता है कि ये अचानक हो रहा है, लेकिन उनके पीछे अगर उनके डिजाइन को देखें तो जैसे पीएम के एक लाइन को आप याद करें, जब वो शुरू में वो बताते हैं कि पहले 4 साल सरकार का काम, 5वें साल पॉलिटिक्स। ठीक, चुनाव के समय में ये रहता है कि चुनाव का जब मोमेंटम शुरू हो तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको पीक पर कब जाना है, वो गियर बाय गियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चुनाव शुरू होते ही बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाएं और उसके बाद आपका इंटरेस्ट टेम्पो लूज हो जाए, टेम्पो लूज होना शुरू हो और फिर सामने वाला समय हावी हो जाएगा। तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कब कौन सा गियर हमको लगाना है, ठीक है, और उसके हिसाब से टेम्पो वो सेट करते हैं। तो ये सेकंड फेज में गियर बदला मोदी जी ने, दिख रहा है ना सर? तो नहीं, बिल्कुल बदला। और देवेंद्र के पास बहुत जानकारी रहती है, और मैं खुद देवेंद्र का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका तो हम सब हैं सर, हम सब हैं। ना, और आपका तो हुई सौरभ जी। मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहता हूँ। आज हनुमान जयंती है। हाँ, आज 11:10 के आसपास प्रधानमंत्री ने टोंक में भाषण शुरू किया और यही कहा, पवन सुत हनुमान की जय। यहीं से उनका भाषण शुरू हुआ। और आज उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर कर्नाटक में एक दुकानदार की जो पिटाई हुई थी उससे जोड़ा, है ना? बिल्कुल। और हमारे यहाँ कहा जाता है सनातन में, श्री राम से बड़ा कोई सत्य नहीं, हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। क्या बात है। तो भक्तों की पूजा होती है ना देवेंद्र? अरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मुझे केजरीवाल जी की याद आ गया। आप कहेंगे क्यों? उनके मंत्री आज जो है इंसुलिन की शीशी की फोटो लेकर के घूम रहे थे कि उनको इंसुलिन लग गई जेल में, और उन्होंने यही डायलॉग मारा सर। उन्होंने कहा कि राम जी के भक्त हैं केजरीवाल जी, और राम जी के भक्त हनुमान जी ने दूसरे भक्त की सुन ली और उनको इंसुलिन लगवा दी। और सॉरी, आपकी बात पे याद आ गया था। हाँ, तो मैं यही कह रहा था। फर्स्ट फेज में हमने देखा कई जगह से रिपोर्ट्स आई कि वोटरों के अंदर थोड़ी उदासीनता है। हाँ। तो आपको थोड़ा कलर चेंज करना पड़ता है ना। और मोदी जी जानते हैं, क्योंकि 7 फेज का उनको ये लगता है कि चुनाव तो जीत ही रहे हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये भी है कि इतने सारे लोग दूसरी पार्टी से आ गए हैं कि अब वो शहर में समझ नहीं पड़ रहा है कि कौन असली बीजेपी का है और कौन कांग्रेस से बीजेपी में आया है। मध्य प्रदेश में तो ये हालत हो गई है, देवेंद्र को पता है। बस कमलनाथ जी आते आते रह गए, नकुलनाथ जी आते आते रह गए, दिग्विजय सिंह को लेगी नहीं कभी बीजेपी, और बाकी सब बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। नहीं, जो सूरत में हो गया ना सर, सूरत में क्यों उम्मीदवार ने पर्चे गलत भर दिए। अब ये कुछ छिंदवाड़ा में हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा छिंदवाड़ा के अंदर, छिंदवाड़ा का चुनाव हो चुका है। लेकिन सूरत में क्यों हुआ? आप देखिए, सूरत के अंदर एक फैक्टर था लोगों के अंदर, जो क्षत्रिय समाज का विरोध था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था उसको लग रहा था कि हमारे पास क्या किक का पॉइंट होगा, क्या हमारे पास बड़ा पॉइंट होगा। तो ये पूरा का पूरा सूरत का मामला हुआ। सही बात। वैसे वो जो आदमी इंसान है वो भारतीय जनता पार्टी में कल या परसों आ सकता है, ये खबर भी वहां पर आ रही है। और वो बीजेपी में ही था, वहां से आप में गया था, आपसे कांग्रेस में ट्रांसपोर्ट हुआ, और कांग्रेस से वापस ट्रांसपोर्ट होकर कहां जाएगा पता नहीं। तो ये भी एक फैक्टर था, ये भी एक फैक्टर था। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, आपने मोदी जी की बात की, बड़े हार्ड टास्क मास्टर है। और अभी सुधांशु जी का एक बाइट वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी, और वो गए जीतने के बाद चुनाव दूसरी बार, तो उन्होंने लिस्ट सभा दी
कि ये सीटें हम क्यों हारे। अच्छा, पहले इसका बताओ। बिल्कुल लिस्ट समाधि तो उनके सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है। और मेरे ख्याल से देवेंद्र और मैं रिपोर्टर हैं, सौरभ आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, एक रिपोर्टर से बड़ा कोई रिपोर्टर है तो प्रधानमंत्री मोदी है। अच्छा, क्योंकि उनका सोर्स कहां है ये आपको नहीं पता। उनके पास एक लैपटॉप है और वो बहुत टेक सेवी है। उस लैपटॉप के अंदर पता नहीं किस कार्यकर्ता, किस आरएसएस के प्रचारक का ईमेल आईडी होगा, वो उनको क्या बता रहा होगा। और प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अभी वो उस पर कुछ कुछ लिख के भेज देते हैं, फॉलो इट, गिव मी रिपोर्ट। अच्छा, ज्यादा नहीं, डायरेक्टली वो करते हैं ये। तो उनके सोर्स जो है वो रिपोर्टर से बड़े रिपोर्टर है, संपादक से बड़े संपादक है। इसलिए मोदी जी जो करेंगे उसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो उनके आसपास भी होते हैं ना, वो थोड़ा दूर, 5 कदम दूर होके चलते हैं कि पता नहीं कौन सा बम किस वक्त फट जाए। 24/7 पॉलिटिशियन है। एक केंद्रीय मंत्री इस बात को लेकर सौरभ दुखी थे कि जब मैं गया उनके पास वो बड़े दुखी थे, बड़े प्रेशर में। उन्होंने सर क्या हो गया? बोले क्या समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम चलेगा। हमने मतलब तो हर केंद्रीय मंत्री के घर में उनके बेडरूम में एक हॉटलाइन होता है। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री को अगर रात में 2 बजे बात करनी हो तो सीधा हॉटलाइन पे फोन करें, ठीक है। रैक्स, पहले रैक्स कहा जाता था, पता नहीं अब क्या कहा जाता है। और उस कंडीशन में उन्होंने ये बताया कि कल रात मुझे फ़ोन आया, उन्होंने सीधे कुछ डाटा मांग दिया। अब मंत्री लोग इतने काबिल तो होते नहीं कि सारा डाटा आपको याद हो, ऑफिसर्स की वो जिम्मेदारी रहती है, ऑफिसर भी फाइल में ही देखेंगे। पीएम साहब ने उनसे मांगा। मैंने कहा सर ये तो नॉर्मल चीज़ें होता है, पीएम साहब को जरूरत पड़ी होगी, मांग लिए होंगे। बोला यार मसला ये है कि रात में 1-1:30 बजे अगर वो फ़ोन कर रहे हैं तो ये समझ के फ़ोन कर रहे हैं ना कि मैं उठा हुआ हूँ, मुझे डाटा पता है। बोले हाँ तो इसमें क्या है? बोला इसमें समस्या ये है कि फिर उसी दिन सुबह 5 बजे भी फ़ोन आता है कि जरा ये बता दो। तो अगर आप 1 बजे मान के चल रहे हैं कि मैं जगह हूँ तो 5 बजे तो सो रहा हूँगा। तो वो स्पेस भी हमें नहीं मिलता। 1 बजे भी पीएम का फोन है, 5 बजे भी पीएम। बोले कि ये कैसे संभव यार, अगर 5 बजे आप कर रहे हो तो फिर 1 बजे सोते नहीं क्या? आमतौर पे उनके पर डे जो रात चलती है उन्हें 1 से 1:30 बजे तक वो अपना जगह काम कर रहे हैं और सुबह 4 बजे के बाद फिर वो एक्शन में रहते हैं। और प्रधानमंत्री और जितना वक्त जगह काम ही कर रहे हैं थ्रू आउट। उसमें 1-1 मिनट का मैनेजमेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अगर मिलने का समय है तो उस मिलने के समय में भी उन्हें इंतजार नहीं करना होता। उस समय वो कुछ अपना एक काम कर लेंगे, जैसे कुछ फाइली पे साइन कर देना हो, किसी मेल का जवाब दे लेना हो। तो जैसे एक व्यक्ति बाहर गया, दूसरा जब तक आ रहा है काम निपटा रहे हैं, उसमें भी कुछ वो देख लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन सामान्य बात है ना, मतलब देखिए आदमी है, मशीन तो नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि किसी आदमी को कम नींद की जरूरत होती है, किसी को मान लेते हैं वो 4-4.5 घंटे ही सोते होंगे। ट्रैवल करना है, इतना ट्रैवल करना है, कभी जहाज में, कभी हेलीकॉप्टर में, फिर गर्मी में जा रहे हैं, धूल धक्कड़ में भी जा रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें भाई अब ह्यूमन बॉडी पर टोल लेती है ना सर। 2 उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे और किसी को भी समझ में आ जाना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कोई छुपी हुई बात की जा रही हो। कभी आपने किसी भी पब्लिक फोरम पर प्रधानमंत्री को जमाई लेते हुए, उबासी लेते हुए देखा है? इतने घंटों बैठे रहते हैं। मैं सारे ऑफिसर्स जो उनके साथ मीटिंग में होते हैं ना, मैं उनसे भी पूछता हूँ, पार्टी के नेताओं से पूछता हूँ कि दिन भर अगर वो बैठे रहें, क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने जमाई ली जैसा कि आम आदमी लेता है? दूसरी चीज़ कि जब ट्रैवल करके हम लोग जाते हैं उनके साथ कवरेज के लिए, तो यूएस हम लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो अपनी हालत हो रही होती है हमें पता होता है, और हम लोगों के पास काफ़ी कंफर्ट लेवल रहता है। वहाँ तो उनकी बैक टू बैक वैसे ही मीटिंग शुरू हो जाती है। कई सारी मीटिंग ऐसी है जिससे हमें रिपोर्ट नहीं करना हो। जैसे मान लीजिए बिजनेस मीटिंग हो रही है, तो बिजनेस मीटिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपना आराम से बैठे हुए हैं और उस मीटिंग को भी उसी शिद्दत के साथ करना, तो वो ये समझ में आता है कि सामान्य ह्यूमन बीइंग के वश का तो ये हो ही नहीं सकता। और वहाँ मुझे लगता है कि एक तो उनका योग करने का शुरू से जो योगाचार्य की तरह उन्होंने अपने आप को ढाला है, दूसरा उनकी जो मानसिक मजबूती है ना, वो इस गर्मी में इस तरह के कैंपेन को करना, बीच में मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जैसे हम लोग वापस हम चुनाव की बात पर आए, जैसे अब ये अचानक गियर बदला, आपने बताया, अब उन्होंने राहुल गांधी का भाषण उठाया, मैनिफेस्टो उठाया, ये कह रहे हैं कि संपत्ति हम वितरित कर देंगे, ज़्यादा बच्चे कहने उनके बीच में मुसलमानों का सब आ गया। अब ये जो है आइडिया किसका रहा होगा? ये मोदी जी का आइडिया रहा होगा? कोई टीम है, उसने टीम ने बताया होगा पीएम साहब ये करना चाहिए, पीएम साहब ने कहा ठीक है ओके। टीम साहब का, सौरभ, टीम का बस रोल इतना रहता है कि टीम से जो उनको फीडबैक चाहिए होता है कि भाई ये हमें पता करके बताओ, वो टीम पता करके बताएगी। टीम उनको सजेस्ट करे और उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हों, ऐसा मैंने आज तक किसी केस में सुना नहीं। जैसे हर आइडिया तो अपना नहीं हो सकता ना, लेकिन उदाहरण के तौर पे आइडिया जैसे वो बोलेंगे कि हमको इस तरह का आइडिया आप दीजिए, ठीक। तो आपने एक कैंपेन को लेके ही एक आइडिया था, कैंपेन का नाम बताऊंगा तो सीधे समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति ने कहा था, इसलिए उस नाम नहीं बता रहा हूँ। बहुत चर्चित कैंपेन था। और जब वो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो 4 प्रेजेंटेशन था।
पहला प्रेजेंटेशन जो सबसे अच्छा उन्होंने समझा उसको पीएम साहब ने खारिज किया। दूसरा प्रेजेंटेशन जब दिया गया उसी समय कि अच्छा एक दूसरा है, उसको भी पीएम साहब ने खारिज किया। तीसरा दिया गया, उसको भी खारिज किया गया। प्रेजेंटेशन देने वाले इस डिप्रेशन में आ गए कि हमारा तो जो भी अच्छा था सब इन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा कुछ और है क्या? बोले नहीं साहब, क्योंकि उन्होंने 4 था उनके पास, चौथा ये सोच के वो नहीं दिखा रहे थे कि जब सबसे बेहतर वाला सब खारिज हो गया तो इसको कौन पूछ रहा है। एक दो बार उन्होंने और बोले कुछ और है तो दिखाइए। वो साहब एक है और लेकिन पसंद नहीं आएगा, दिखाइए सही। उसके बाद जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया पीएम साहब ने बोला कि हाँ ये लाइन ठीक है, वही वाला पसंद आ गया, वही सुपर हिट हुआ था। अच्छा, तो ये काम करने का तरीका, जैसे पार्लियामेंट में आप देखते होंगे कि इतने सारे आरोप अपोजिशन के लगते हैं, सारे पॉइंटर्स मान लीजिए टीम उनको बताएगी कि भाई एक आरोप जो लगा हो वो चाहिए, उसके बाद उस आरोप से रिलेटेड मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो सीधे बताएंगे, इसको ये करके दूंगा। अच्छा, शांतनु गुप्ता जी आ गए हमारे सेट पर, आप स्टूडियो में आ गए। शांतनु जी आइए, चुनाव चल रहा है, आप गाड़ी छूट जाएगी सर इतने में तो। देखिए अच्छी बारिश हो रही है, जो गर्मी की वजह से कल दीपक जी हम लोग कह रहे थे कि वोटिंग कम हो रही है और 26 को वोटिंग है और हमारे यहाँ पे नोएडा की वोटिंग है, गाजियाबाद की वोटिंग है, तो लंबी लाइनें लगेंगी। अच्छा आराम से वोटिंग, आज ठंडी हो गई बड़ी। आज मोदी जी का माइंड डिकोड कर रहे हैं हम। मैं सुन रहा हूँ लगातार, मैं कार्यक्रम सुनता आ रहा था, उसी में थोड़ा बारिश की जगह। जैसे इस फेज को सर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहले फेज में कोई चिंताजनक चीज हुई, जो अपोजिशन वाले हैं, इसके चलते पीएम ने ऐसा गियर बदला। तमिलनाडु में चुनाव हो रहा था, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री को उस नैरेटिव पे नहीं जाना था जिस नैरेटिव पे अब वो लेकर जा रहे हैं। हनुमान पे लेकर उनको तमिलनाडु पे नहीं जाना था, उनको ये पता इसका था असर नहीं होता वहां पे, शायद उल्टा पड़ जाता। बिल्कुल, यस। तो वो ये गियर तब लगाना था जब सेकंड गियर। और आप देखें तो जैसे बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें तो कोई भी विवादास्पद चीज नहीं है। तो किसी भी चुनाव में आप जाते हैं तो कंप्लीट बुके लेकर जाते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है उन सारे अपने तर्कश के हर तीर का आप इस्तेमाल करते हैं। वही काम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अपीजमेंट को लेके अपोजिशन पे ये आरोप लगाया जाता रहा है बीजेपी के द्वारा, उसी को हम फिर से कह रहे हैं। अब ये हमने तय किया है कि हमको ये कब कहना है, किस जगह पे कहना है, किस स्टेट में कहना है। तो ये सारी चीजें डिजाइन के तहत हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टी के भीतर कोई वो कंसर्न हो उसके चलते कहा जाता है। आपको मोदी जी की सबसे सरप्राइजिंग बात क्या लगती है? देखिए मेरे ख्याल तो उनकी सरप्राइजिंग बात रखती है कि उनका जो रेंज ऑफ कनेक्ट है वो इतना ज़्यादा कह सकता है इस उम्र में कि जब दिवाली होती है तो वो सरहद पे चले जाते हैं, जब चंद्रयान 2 का लॉन्च फेल हो जाता है तो वो साइंटिस्ट वगैरह लगा लेते हैं, परीक्षा पे चर्चा, उसमें इस बार 2.5 करोड़ बच्चों ने रजिस्टर करा, जिसमें वो बच्चों और किताब लिखी एग्जाम वॉरियर्स की, मैं किताबें लिखता हूँ तो वो 16 भाषाओं में है और कितने बच्चों के घर में उनको ये बताया कि बोर्ड के एग्जाम के समय टेंशन होती है तो मैं बच्चों से बात करूँ। मतलब कोहली, वो हमारे वर्ल्ड कप में हम हार जाते हैं तो वो कोहली और रोहित को लेके खड़े हो जाते हैं, वो एक एक ओलंपियन जो जीत के आता है हार के आता है सबसे फोन पे बात करते हैं। वो जो रेंज है उनकी बात करने की, और जो रिसेंटली चुनाव की इस गहमा गहमी के बीच में गेमर्स के साथ जैसे ओलंपियंस के साथ मिले, अरे ये बड़ा मुश्किल है, हम लोगों को इंटरव्यू करना पड़ता है ना, तो चेहरा दिमाग में बैठाना पड़ता है। अच्छा ये आदमी ये, क्योंकि हमारा कहाँ रोज मिलना हो रहा है, अच्छा ये इनका ये स्पोर्ट है, इसकी ये अचीवमेंट है, वो मिल रहे हैं 20 25 50 लोगों से एक साथ और सबके बारे में सब पता है उनको। और जो अचरज तो हुआ जो वो 7 गेमर्स को लेके बैठ गए, और मुझे गेमर्स ने बताया, मैं उनके साथ एक शो में था कि वो 2 घंटे थे, वो हमें तो थोड़ा शो दिखाई दिया कि वो 2 घंटे थे, उन्होंने वीआर के गेम खेले और वो वीआर की गेम खेले, वीआर की गेम वीआर के गेम खेले, शूटिंग गेम खेले और उनके 5-5 मिनट में नए नए गेम सीख लिए उन्होंने। तो ये जो रेंज है उनकी कनेक्ट करने की, उससे आपको लगता है मेरे घर का व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री है, कि बच्चे को लगता है मुझे एग्जाम की सलाह दे रहे हैं, कोरोना में थाली बजवा के दिखा दे कोई प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है मैं यूरोप में गया, यूरोप में लॉकडाउन नहीं लग पाया, हमारे यहाँ पुलिस की वजह से लॉकडाउन नहीं लगा था, इसलिए लगा था कि प्रधानमंत्री ने कहा है। अब वो थाली बजा रहे थे हम लोग सब, हमें लग रहा था कि शायद किसी नर्स जो सुनेगी, जो डॉक्टर सुनेगी उसे अच्छा लगेगा। तो जो रेंज है कनेक्ट की वो अद्भुत है। नहीं, उसमें चिंता किसी की ये नहीं होती कि भाई कि थाली बजवानी है, कह दिया थाली बजाओ और नहीं बजी तो मान लीजिए भाई कोई और प्रधानमंत्री होता और कहता कि भाई आज 5:10 पर आज आइए हम सब लोग उत्साह बढ़ाते हैं, किसी में उत्साह ही नहीं आया बढ़ाने का, कितनी एम्बैरेसमेंट है। लेकिन आदमी का एक कन्विक्शन है, जो है वो होगा। कहा लॉकडाउन है तो हो गया लॉकडाउन पूरे देश में, और लॉकडाउन में कोई किसी के बस की कि पुलिस वाला हर जगह डंडा थोड़ी फटकार रहा था, कुछ सीन लोग खुद से मान अपने आप ही लॉकडाउन खुद से माने, लोग अपना घरों में बैठ के जाकर के। और वहां तक आप देखिए, जब सब्सिडी की बात है, गैस की सब्सिडी छोड़ दो तो करोड़ों लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं, IRCTC की वृद्धा जो वो मिलती है वो छोड़ देते हैं। अब इससे मुझे मिला मेरा अगला सवाल, अब प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं, कई बार हमें लगता है यार कि मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, बहुत से नेता भाषण करते हैं चुनावों में, यार अच्छा ये बात कहने का क्या मतलब, इसका किसी पे क्या असर होगा। प्राइम मिनिस्टर जब कोई बात कह रहे हैं, मोदी जब कोई बात कह रहे हैं, आपको लगता है हाँ ये दिल में उतर रही है? इसलिए क्योंकि शांतनु ने जैसा कहा, उनकी एक बड़ी रेंज है,
और उनकी उससे ज़्यादा फॉलोइंग है। और आदमी को आप देखो, देखिए वो किसी सन्यासी से बड़े सन्यासी, और वो किसी जिसको बोलते हैं, जिसको हम तप करते हैं कि भगवान शिव ने जो है महायोगी, उन्होंने तप किया, उस तरह का तप उन्होंने अपनी जिंदगी भर किया है। आप देखिए ना, परिवार से अलग होना है ना, परिवार है, माता जी का सम्मान है, उनके पास जाएंगे, लेकिन काम आप जो कर रहे हैं उसमें आप 24/7 लगे रहेंगे। और सौरभ, जो शो आप इंजॉय करते हैं ना, उससे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। और प्रधानमंत्री जो लगातार कर रहे हैं उससे उनको एक अलग कॉन्फिडेंस मिला है। 2002 में वो मुख्यमंत्री बने, तब तक एमएलए नहीं थे। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, कभी सांसद नहीं थे। संसद में आए होंगे जनरल सेक्रेटरी के थ्रू, कई बार हम भी मिले उनसे पार्लियामेंट में उस दौर में जब वो जनरल सेक्रेटरी हुआ। इस पर एक शो अलग से करेंगे। इस पर शो एक अलग से करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ देवेंद्र के साथ मिलके, कि उनका कहना है कि जब रात में वो 1 बजे सोने जाते हैं तो उनको 3-4-5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सो ही नहीं पाते हैं। मान लो बड़ा रात भर जगे हैं, दिन में सुबह जब फोन देखते रहेंगे, कुछ फोन देखते रहेंगे, इंस्टा की रील देखते रहेंगे, ट्विटर देखते रहेंगे ना। आप इंस्टाग्राम देखते हो? सर मैं तो सब देखता हूँ, देखना ही पड़ता है सर, मैं तो सब देखता हूँ, इंस्टा भी देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ। आपने कहा मैं भी एंजॉय करता हूँ। ठीक है, मैं भी, जब आप एंजॉय करते हैं अपने काम को देवेंद्र, तो उसका एक अलग मजा आता है। और प्रधानमंत्री लगातार उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, उस काम को जी रहे हैं। कितने, ये तो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वाए कितने चुनाव होंगे इन्होंने? बिल्कुल, कब से लड़वा रहे हैं आप? पहली नगर निगम जो अहमदाबाद में जीती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमित शाह जी जो है पोस्टर लगाया करते थे, बिल्कुल लगाया करते थे। पहले नगर निगम के चुनाव उन्होंने जिताए। पहला गुजरात के बीजेपी का चुनाव जिसमें खुशीभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, उसके शिल्पकार नरेंद्र मोदी थे। एक बार फिर आप इसको इनकार नहीं कर सकते। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए तो वो उनकी मतलब वो 24/7 जी रहे हैं, मतलब वो राजनीतिक एंटीना जो है उसका रिसेप्शन इतना शार्प है। सिर्फ राजनीतिक नहीं, समाज के हर फील्ड। आपको याद होगा एक वर्ल्ड कप के अंदर भारत की टीम जा रही थी, प्रधानमंत्री ने हर प्लेयर के बारे में ऐसी बातें लिख दी कि प्लेयर चकित थे। और ये उनका खुद का फीडबैक था प्लेयर्स के बारे में। वो क्रिकेट नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं कि वीवीएस लक्ष्मण ने जो पारी खेली थी, उसका कई बार वो जिक्र करते हैं, जो पारी खेली थी जिससे उन्होंने टेस्ट जिताया था, वो उसके मुरीद है। अरे ये बताइए, अब ये जो टेलीप्रॉम्प्टर वाला मसला है, विपक्ष बहुत मजे लेता है ना इस बात पर, टेलीप्रॉम्प्टर, प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं क्या प्रधानमंत्री डिपेंडेंट रहते हैं प्रॉम्प्टर पे? जैसे ऐसे लोग सौरभ आप देखें तो जो भी इस बात को कहते हैं, उनको पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर का स्पीच ही सुन लेना चाहिए। और वो सुनते ही होंगे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, और वहाँ पे जो पेज रखा होता है, उस पेज में भी सिर्फ डाटा और कुछ पॉइंटर्स होते हैं। वो पेज देखा है मैंने। और वो इस लिहाज से होता है कि कोई पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, बिल्कुल नहीं। और वो इस लिहाज से होता है कि जैसा पहले मैंने आपको बताया कि अगर अपोजिशन के जितने नेताओं ने जो आरोप लगाया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा वो प्रोग्राम देख नहीं सकते, टीवी पे ना लाइव सुन सकते, ना हाउस में बैठे रह सकते, दूसरे काम आपको करना है। तो टीम को पता होता है कि आपको एक एक आरोप लिखना है जो अपोजिशन का लगाओ, और अपने स्पीच से ठीक एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर उन सारे आरोपों को लेकर एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि क्या क्या आरोप लगाया गया अपोजिशन के द्वारा, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। उसके बाद जितने जवाब देने लायक आरोप होते हैं उस पर वो बता देंगे कि इसमें ये फैक्ट चाहिए, इसमें ये फैक्ट चाहिए, इसमें ये फैक्ट चाहिए, रिसर्च के हिसाब से वो लिए और कुछ पॉइंटर्स लिखे। उसके आधार पर हाउस में आप स्पीच आप सुनते हैं कि कोई भी हाउस का स्पीच 1.5 घंटा से कम नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी सब्जेक्ट पे इतना जानते हैं कि आप घंटों बात कर लें। 2 चीज़ मैं बताता हूँ कि एक तो ये, दूसरी बात सौरभ कि अगर आप राहुल गांधी नहीं हैं तो प्राइम मिनिस्टर के चाहे आप कितने भी बड़े आलोचक हैं, अगर आप उनसे मिलने जाएं, और कुछ केस का उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूं, और जब आप मिल के निकलेंगे तो आपकी धारणा बदली हुई रहेगी। एक केस मैं नाम नहीं बता रहा हूं, बड़े नाम है, अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं, पीएम के लगभग आलोचक माने जाते थे, बड़ा अवार्ड उनको मिला, दिल्ली आना था उनको, प्राइम मिनिस्टर से कट सी मुलाकात होनी थी। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि अब जैसे वो मुलाकात करने जा रहे हैं, अब देखिएगा मिल के क्या करेंगे। तो बोले कि नहीं ये तो कट सी मुलाकात है तो जाना पड़ेगा। उन्हें बिल्कुल कट सी मुलाकात है, 15 मिनट का टाइम है, लेकिन मिल के आएंगे आधा घंटा या 40 मिनट कम से। अगर 15 मिनट की ही कट सी मुलाकात करनी है तो मिल के निकल जाओ यार, 10 मिनट में आप निकल सकते हो। सौरभ वो निकले 45 मिनट बाद, और जम के पीएम के सामने उन्हें कसीदे गढ़े
बता ही दीजिए ना, अब इसमें चुप क्या भी रह है? सकते थे। अब तो और जब मैंने बता ही दीजिए। चेक किया कि अंदर हुआ क्या, तो बताया गया कि जो भी कुछ वो आइडिया देने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे पूछ रहे थे, तो कुछ आइडिया देने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर दिल्ली का तो छोड़िए, बहुत सारे गुजरात का उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि ये तो मैंने इस साल में वहाँ पे पहले किया कर था, चुका ये तो मैंने इस साल में वहाँ किया था। ठीक है, तो वो लेवल होता है। आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं ये ऐड कर रहा था, आपको याद होगा बराक ओबामा जब उन्होंने कैंपेन चलाया था, यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन, बराक ओबामा से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ये बात गुजरात के अंदर कह चुके थे। ये बराक ओबामा ने बाद में कही, और एक शो के अंदर मैंने ये बात गलती से कह दी, लोग मुझ पे चढ़ गए, और चढ़ने के बाद मैंने जब चेक करके उनके ऑफिस से मंगाया तो उनका वो स्टेटमेंट मुझे मिला। स्लोगन तो नहीं प्रधानमंत्री लिखते होंगे ना कम से कम? नहीं, जैसे स्लोगन लिखना इन द सेंस कि नारे तो पता ही है ना, जो 40 साल जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहा उनको पता होता है कि क्या बोलना है, किस बात को मैं कहूंगा तो जनता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, किस बात को बोलूं तो जनता। समय कम रह गया, आपने राहुल गांधी की बात की थी, वो सवाल मैं आखिर में पूछूंगा आपसे, ठीक है? नहीं, लेकिन अभी आपके हिसाब से मोदी इन्होंने ये कहा कि उनको पता है गियर कब बदलना है। बिल्कुल। आपको लगता है ये इस गियर में गाड़ी चलने वाली है, अभी यहाँ से भी टेम्पो अभी और हाई होगा? मेरे ख्याल से जैसे हम लोग फेज की बात करते हैं, 102 सीट पे था, मेरे ख्याल से कुछ 90 सीट पे या 89 सीट्स पे चुनाव है। किस सीट पे चुनाव है, किस राज्य में चुनाव है, वहां पे किस तरह की सीटें हैं, वहां पे किस तरह का मतदाता है, उसके हिसाब से गियर होगा। तो गियर बढ़ेगा घटेगा सब होगा। देखिए वो व्यक्ति, जैसे हमने सबने कहा, वो मर्मज्ञ है, उसको पता है कहां पे बिहार में चुनाव है कि कर्नाटक में चुनाव है, या फिर उसमें अगर दोनों जगह है तो किसका ज्यादा बोलना है, किसका कम बोलना है। क्योंकि देखिए हमें तो कई बार रैली पता भी नहीं होती कौन सी रैली में बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला तो प्रधानमंत्री तो हर जगह सुन रहा है। अरे समय बिल्कुल लास्ट उसका समय। राहुल गांधी इतना प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, प्रधानमंत्री चेक करते हैं कि क्या बोला इन्होंने मेरे बारे में, क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बारे में? वही जो कि देश में अधिकांश लोग जो सोचते होंगे उनकी धारणा भी सौरभ वैसी ही रहती है। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप सीरियस पॉलिटिशियन हो तो। जैसे नीतीश कुमार अपोजिशन में भी जब रहते थे, खिलाफत करते थे, उस समय भी प्राइम मिनिस्टर उसी रूप में उनकी इज्जत करते थे कि इस व्यक्ति को शासन की समझ है, गवर्नेंस अच्छा करता है, ईमानदारी अच्छी है, करप्शन को लेकर, परिवारवाद को लेकर इनका स्टैंड बहुत अच्छा रहा है। तो वो पीएम सामने वाले में भी वो खूबी देखते हैं सौरभ। और अगर आप में वो खूबी नहीं है तो अपोजिशन में रहे तो या पार्टी के भीतर रहे सीरियसली नहीं लेते राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। देखिए आज आपको मैंने कहा था कुछ तो अंदर की बातें पता चलेंगी आपको। आज हमने आपको आज पता का स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। और जिस आदमी ने बात कही है ना, आप अंडरलाइन करके छपवा दीजिए कंफर्म, ठीक है? बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर आपका, बहुत, दीपक जी बहुत शुक्रिया, शांतनु बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में कल फिर मुलाकात होगी आपसे। टाइम नोट कर लीजिए, 6 बजे अपॉइंटमेंट हमारी और आपकी फिक्स। एक नई शख्सियत, एक नए मुद्दे पर फिर